हेलो एवरीवन। तो प्रीवियस वीडियो में हम लोग ने क्वेश्चन नंबर 8 तक सॉल्व किए थे। नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड। लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 9 से सेक्शन बी का, विच इज स्टेट फैराडेज लॉ इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। तो सिंपल जस्ट थ्योरेटिकल है, दो डेफिनेशन लिखना है। दो लॉज है फैराडेज के। फर्स्ट वन इज व्हेनेवर देयर इज अ चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स in a closed circuit and EMF is induced। सिंपल ये हो जाएगा। नाउ सेकेंड लॉ इज द मैग्नीट्यूड ऑफ EMF induced or produced in a circuit is directly proportional to the rate of change of magnetic flux linked with the circuit। So this is what the second law says। Now इसको mathematical क्या लिखेंगे? सिंपल दो definition लिख दो। So second, as per second law is डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डी फाइव बाई डी टी, राइट। तो इसको हम डायरेक्टली लिख लेंगे बाय कंबाइनिंग विथ फर्स्ट लॉ। ये हो जाएगा ई इक्वल टू माइनस ऑफ डी फाइव बाई डी टी, करेक्ट। ये इतना हो गया। नाउ अब मैं बोलूं कि अगर मेरे पास एक फाई डैश है विच इज द फ्लक्स एसोसिएटेड विथ सिंगल टर्न, राइट। ये किसके लिए है? सिंगल टर्न के लिए, करेक्ट, सिंगल टर्न। तो मेरे पास टोटल फ्लक्स कितना आ जाएगा? एन टाइम्स ऑफ फाई डैश। और इसको मैं सिंपल डायरेक्टली फॉर्मूले में लिख सकता हूँ। सो देयरफॉर EMF induced equal to minus of n times of d by dt of phi dash. Phi dash, this is nothing but the flux associated with a single turn. Okay, now let's move to the second question number 10, which is in a purely resistive circuit a source of EMF having E 140 sine of E equal to 140 sine of 3142 is connected across a pure resistor if the value of RMS current is 1.98 ampere। कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस। नाउ इस केस में कैसे सॉल्व करना पड़ेगा? सिंपल, इसको अपन अगर कंपेयर करें, लेट्स राइट द इक्वेशन विच इज इंस्टेंटेनियस इक्वेशन जो है अपने पास क्या है? E इक्वल टू, राइट, 140 साइन ऑफ 3142 t। So if I compare this by comparing with what? किससे कंपेयर करना पड़ेगा अपने को? साइनोसॉइडल कर्व रहता क्या ये? तो ये E इक्वल टू आ जाएगा मेरे पास E नॉट इंटू सिंपल साइन ऑफ ओमेगा टी, करेक्ट। जहाँ पे E नॉट का वैल्यू कितना हो जाएगा भाई? कंपेयर करने के बाद 140 आ जाएगा मेरे पास वोल्ट, राइट। अब RMS वोल्टेज कितना होता है? I know this कि RMS वोल्टेज, दिस इज नथिंग बट, इसको अपन VRMS से डिनोट करते। सो दिस इज व्हाट E नॉट डिवाइडेड बाय रूट टू आएगा, सिंपल। अब E नॉट का वैल्यू कितना है? 140 डिवाइडेड बाय 2 रूट टू। सो ये इसको सॉल्व करेगा तो अप्रोक्सीमेटली ये तुमको दे देगा समवेयर अराउंड 98.99 वोल्ट, सिंपल। सो रूट टू का वैल्यू रख दो, 98.99 आ जाएगा। नाउ अब RMS VRMS से निकालना नहीं है अपने को, राइट, बट वी नीड टू फाइंड आउट व्हाट द रेजिस्टेंस। तो अब सिंपल इसके लिए अपन ये डायरेक्ट लिख सकते हैं, अपने को पता है एज पर बाय ओम्स लॉ सिंपल V इक्वल टू IR रहता है, ये इतना पता है। तो R कितना आ जाएगा मेरे पास? VRMS डिवाइडेड बाय IRMS आ जाएगा, क्योंकि क्वेश्चन में IRMS ऑलरेडी गिवन है, राइट। सो अच्छा, न्यूमेरिकल्स में सबसे पहले गिवन डेटा लिख लो सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड बेटर। वन सेकेंड, यहाँ पे इसको मैं थोड़ा सा नीचे शिफ्ट कर देता हूँ। ओके, लेट्स सी। सो रेजिस्टेंस कितना आ जाएगा मेरे पास? दिस R इक्वल टू 98.99 डिवाइडेड बाय IRMS का वैल्यू कितना गिवन है क्वेश्चन में? दिस इज नथिंग बट 1.98। तो अब इसको मैं अप्रॉक्सीमेटली सॉल्व करूँ, सिंपल इसको अगर कंसीडर 100 करता हूँ मैं और इसको अप्रॉक्सीमेटली 2 कंसीडर करता हूँ, ये मुझे अप्रॉक्सीमेटली 50 दे देगा, करेक्ट, 50 हो। सो इतना भी कर सकते हैं, नो इश्यूज। जस्ट लास्ट में मेंशन कर दो रेजिस्टेंस, दिस रेजिस्टेंस R इक्वल टू 50 ohm। This is my final answer. Let's see question number 11. The differential equation of linear SHM in SI units is d square x by dt square equal to minus 36x. Calculate its frequency and time. So let's see, सबसे पहले what is given, यहाँ पे given है d square x by dt square equal to minus 36x,
करेक्ट, राइट। अब इस केस में क्या करेंगे अपन, जनरल, अच्छा फाइंड आउट क्या करना है, फ्रीक्वेंसी वी नीड टू फाइंड आउट एंड टाइम पीरियड वी नीड टू फाइंड आउट. So if I compare this equation 1 with what, differential equation, correct. तो differential equation in of SHM, right, SHM क्या आएगा, this is nothing but d square x by dt square plus what, ओमेगा स्क्वायर एक्स इक्वल टू 0. तो अगर मैं इसको ये वाले टर्म को इस साइड लेके आ जाऊँ, सो ये क्या हो जाएगा मेरे पास, दिस डी स्क्वायर एक्स बाय डी टी स्क्वायर इक्वल टू माइनस ऑफ ओमेगा स्क्वायर एक्स, राइट. अब बाय कंपेयरिंग विथ वन, बाय कंपेयरिंग विथ इक्वेशन 1 मेरे पास क्या आ जाएगा, ये देखो यहाँ पे ये वाली इक्वेशन और ये वाली इक्वेशन सेम दिख रही है. इसके अंदर डिफरेंस क्या है, यहाँ पे मैं ओमेगा स्क्वायर को 36 से रिप्लेस कर सकता हूँ. तो यहाँ पे मैं डायरेक्ट लिखूंगा दिस ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू 36, करेक्ट. अगर मेरे पास ओमेगा स्क्वायर 36 आ रहा है तो ओमेगा कितना आएगा, 6 आएगा. और इसकी यूनिट क्या होती है, रेडियन पर सेकेंड, राइट. अब फ्रीक्वेंसी कैसे निकालते हैं, फ्रीक्वेंसी पता है, फॉर फ्रीक्वेंसी वी नो एफ इक्वल टू ओमेगा बाई 2 पाई. क्यों होता है, क्योंकि अपने को पता है ओमेगा की वैल्यू कितनी रहती, 2 पाई एफ रहती. सो इस केस के हिसाब से 2 पाई नीचे आ जाएगा. तो ये ओमेगा कितना है मेरे पास, ओमेगा आई हैव 6 डिवाइडेड बाई 2 पाई, 2 1 2, 2 3 6, ये हो रहा है मेरे पास 3 डिवाइडेड बाई पाई. नाउ पाई की वैल्यू 3.14 रख लो या कैसे भी इसको सॉल्व करो, अप्रोक्सीमेटली यू विल गेट समथिंग 0.955 हर्ट्स फ्रीक्वेंसी है. तो यूनिट लगाना पड़ेगा. सो एफ मेरे पास क्या आ गया, 0.955 हर्ट्स, राइट. नाउ टाइम पीरियड, फॉर पीरियोडिक टाइम कितना आएगा मेरे पास, इसका कॉन्वर्स होता है क्या, राइट. सो टी इक्वल टू कितना आएगा मेरे पास, 1/f, राइट. अब 1/f हो रहा है तो 1/0.95 है, ऐसे लिख लो सीधा 1/0.955 हर्ट्स, सिंपल ये आ जाएगा. या फिर अगर इसको सॉल्व करने में थोड़ा सा प्रॉब्लम आ रहा है तो फ्रीक्वेंसी कितना है मेरे पास, 3/पाई है, राइट. तो टाइम पीरियड कितना हो जाएगा मेरे पास, इसका इन्वर्स हो जाता है. सो ये π/3 आ जाएगा. नाउ अब इसको सॉल्व कर लो, सिंपल. पाई का वैल्यू 3.14 डिवाइडेड बाई 3, इसको सॉल्व कर लेगा तो यू विल अप्रोक्सीमेटली गेट 1.047 सेकेंड्स आ जाएगा यहाँ पे, सिंपल, राइट. सो टाइम पीरियड कितना आ गया मेरे पास, टी अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 1.047 सेकेंड. दिस इज माई फाइनल आंसर. लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं अब. टू ट्यूनिंग फॉक्स हैविंग फ्रीक्वेंसीज 160 हर्ट्स एंड 170 हर्ट्स are sounded together to produce sound waves. The velocity of sound in air is 3 to 6.4 मीटर पर सेकेंड. कैलकुलेट द डिफरेंस बिटवीन वेवलेंथ ऑफ दीज वेव्स. अच्छा, अब ये कैसे फाइंड आउट करेंगे, सबसे पहले अगेन वी विल राइट द गिवन डेटा, करेक्ट. तो इस केस में फॉर क्वेश्चन नंबर 12 गिवन लिखते हैं सबसे पहले. व्हाट इज गिवन, F1 है मेरे पास, F1 है, I'll write here 1 second. So F1 दिया हुआ है, कितना है F1? F1 is 160 hertz, correct. Now F2 I have 170 hertz, right. अब velocity of sound भी given है, velocity of sound जिसको V से डिनोट करेंगे, ये कितना है मेरे पास, 3 to 6.4 मीटर पर सेकेंड, करेक्ट. नाउ अब क्या, अब वी नो फॉर वेवलेंथ कैसे फाइंड आउट करेंगे, फॉर वेवलेंथ, राइट. आई नो दिस लैम्बडा इक्वल टू मेरे पास क्या आ जाता है, राइट, दिस न्यू, इसको अपन डिवाइडेड बाय F1, V/F1 जिसको अपन बोलते हैं, राइट. सो ये कितना आ जाएगा, वी तो गिवन है ऑलरेडी 3 2, अच्छा इसको सेपरेट लिखते हैं, राइट. सो फॉर लैम्बडा 1 लेट्स राइट इट V/F1, करेक्ट.
नाउ वी बाई F1 कितना जाएगा मेरे पास 326.4 डिवाइडेड बाय 160। सिंपल, अब इसको सॉल्व करो, ये ऑलमोस्ट दे देगा तुमको 2.04 मीटर सॉल्व करने के बाद। सो यहाँ से मेरा लैम्बडा 1 आ गया 2.04 मीटर, राइट। अगेन इन द सेम वे व्हाट आई विल डू, आई विल सॉल्व लैम्बडा 2। सो लैम्बडा 2 कितना आ जाएगा मेरे पास v डिवाइडेड बाय F2, और v कितना है, दिस इज 326.4 मीटर पर सेकेंड डिवाइडेड बाय 170, राइट। अब इसको सॉल्व करेगा तो मिल जाएगा तुमको 1.92 मीटर्स। थोड़ा सा कैलकुलेशन है बस, उतना देख लो, इजीली आ जाएगा। सो लैम्बडा 2 आ गया मेरे पास 1.92 मीटर। नाउ अब क्या निकालना है, कैलकुलेट द डिफरेंस बिटवीन वेवलेंथ, राइट। सो डिफरेंस बिटवीन वेवलेंथ को चेंज इन लैम्बडा से डिनोट करते अपन, विच इज लैम्बडा 1 माइनस लैम्बडा 2, मीन्स डिफरेंस दोनों वेवलेंथ्स का। सो ये कितना हो रहा है, सो 2 पॉइंट, लैम्बडा 1 का वैल्यू कितना है 2.04, सो 2.04 माइनस 1.92, करेक्ट। तो अब ये कितना जगह रही है, तो बहुत डिफिकल्ट है, राइट। सिंपल एकदम नॉर्मल सब्सट्रैक्शन है, 0.12 मीटर। दिस इज नथिंग बट द डिफरेंस इन वेवलेंथ। लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 13। देखो हर सेक्शन में थोड़े से थ्योरेटिकल क्वेश्चंस भी रहते हैं, थोड़े से न्यूमेरिकल्स भी रहते हैं। अब इस केस में बात करूँ तो न्यूमेरिकल्स कंपैरेटिवली काफ़ी इजी है, बस इतना है कि तुमको एक्चुअल फार्मूला पता रहना, अदरवाइज कितना भी कर लोगे तो तुमको नहीं समझेगा। लेकिन वही इंस्टेड अगर फार्मूला पता है तो इट विल बिकम वे ईजियर देन द थ्योरेटिकल वंस, ओके, जिसमें तुमको जस्ट लाइक गिवन लिखना पड़ेगा और फॉर्मूला यूज करके डायरेक्टली सॉल्व कर सकते हो। नाउ लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 13, व्हाट मस्ट बी द रेशियो ऑफ स्लिट विड्थ टू द वेवलेंथ फॉर अ सिंगल स्लिट टू हैव द फर्स्ट डायफ्रैक्शन मिनिमम एट 45 डिग्री। अब वी नो दैट, अगर तुमको ये चीज पता है कि फॉर अ सिंगल स्लिट डायफ्रैक्शन द फर्स्ट मिनिमम ऑकर्स एट विच एंगल, राइट। सपोज इफ आई कंसीडर इट एज थीटा, तो क्या थीटा का अगर क्या हो रहा है मेरे पास, मिनिमम एंगल हो रहा है फॉर फर्स्ट डायफ्रैक्शन, राइट। नाउ फॉर अ सिंगल स्लिट डायफ्रैक्शन, तो क्या करूंगा मैं, सबसे पहले आई राइट, लेट्स सी फॉर अ सिंगल स्लिट डायफ्रैक्शन, राइट। फर्स्ट मिनिमम क्या आ गया मेरे पास, फर्स्ट लेट्स से फर्स्ट मिनिमम ऑकर्स एट विच एंगल, एट एंगल थीटा, ओके। तो अब मुझे पता है कि ये कितना आता है, ए साइन थीटा आता है, विच इज इक्वल टू व्हाट, लैम्बडा, करेक्ट, द वेवलेंथ। नाउ अब इस केस में देखूं गिवन क्या है, गिवन इज फर्स्ट डायफ्रैक्शन मिनिमम एट 45 डिग्री। सो गिवन है थीटा इक्वल टू 45 डिग्री, राइट, दिस इज नथिंग बट गिवन। तो मैं अगर इक्वेशन 1 में इसको पुट करूँ तो ये क्या हो जाएगा, ए साइन ऑफ 45 डिग्री इक्वल टू लैम्बडा। अब क्या पता करना है, व्हाट मस्ट बी द रेशियो ऑफ स्लिट विड्थ टू द वेवलेंथ, राइट। इसका रेशियो निकालना है, ये हो जाएगा विड्थ, इसको क्या करते हैं अपन, ए इक्वल टू लैम्बडा बाय साइन ऑफ 45 आ जाएगा यहाँ पे, और ये लैम्बडा को नीचे शिफ्ट कर दूंगा तो ये क्या हो जाएगा मेरे पास, देयरफॉर ए डिवाइडेड बाय लैम्बडा इक्वल टू 1 बाय साइन ऑफ 45 डिग्री। नाउ साइन 45 कितना होता है, साइन 45 डिग्री इज नथिंग बट 1 बाय √2, करेक्ट। तो अब मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, ए डिवाइडेड बाय लैम्बडा आ जाएगा मेरा 1 डिवाइडेड बाय 1 बाय √2। सो डिनोमिनेटर के जो डिनोमिनेटर में होता है वो डायरेक्टली ऊपर आ जाएगा। सो ये हो जाएगा मेरे पास देयरफॉर दिस ए डिवाइडेड बाय लैम्बडा इक्वल टू √2, और √2 का अप्रॉक्सीमेट वैल्यू कितना आता है, इसको अपन 1.414 कंसिडर करते हैं, राइट। सो देयरफॉर ए बाय लैम्बडा डायरेक्टली मैं लिख सकता हूँ 1.414। दिस इज द फाइनल आंसर, दैट्स इट, बस इतना ही लिखना है इसमें, ओके। इसको थोड़ा सा जूम आउट कर देता हूँ मैं, सो दैट यू कैन टेक स्क्रीनशॉट इफ यू वांट, राइट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14, which is a potential gradient of a wire is 0.5
volt per meter if the EMF of a cell balances against 216 centimeter of this potentiometer wire. Calculate EMF of the cell. अब अगेन फिर से इस केस के लिए लेट्स सी, एकदम सिंपल क्वेश्चन है, नो नीड टू पैनिक. ये देखो, सबसे पहले आई विल राइट गिवन. व्हाट इज गिवन? व्हाट इज गिवन हियर? पोटेंशियल ग्रेडियंट. पोटेंशियल ग्रेडियंट जिसको किससे किससे डिफाइन करते हैं? अगेन यहाँ पे भी फॉर्मूले का खेल है. अगर फॉर्मूला आ जाएगा तो इजीली सॉल्व कर लोगे. के से डिफाइन करते हैं अपन इसको, और 0.5 वोल्ट पर मीटर. फिर क्या गिवन है? बैलेंसिंग लेंथ गिवन है क्या? बैलेंसिंग लेंथ गिवन है फिर से मेरे पास. इसको एल से डिफाइन करते हैं मैं 216 सेंटीमीटर, राइट. लेकिन अगर इसको अब यूनिट्स स्टैंडर्ड यूनिट रखना है अपने को, मीटर में करना है, तो ये कितना हो जाएगा? एल इक्वल टू सिंपल 2 के बाद राइट साइड से 2 के बाद क्या लग जाएगा? पॉइंट. सो 2.16 मीटर आ जाएगा ये. करेक्ट. नाउ वी नो ईएमएफ ऑफ सेल क्या आएगा इस केस में? ईएमएफ ऑफ सेल इन टर्म्स ऑफ पोटेंशियल ग्रेडियंट एंड बैलेंसिंग लेंथ. दिस इज नथिंग बट ई इक्वल टू के इंटू एल, राइट. के इंटू एल, वेयर के पोटेंशियल ग्रेडियंट, एल बैलेंसिंग लेंथ हो जाएगा. नाउ अब सिंपल मल्टीप्लीकेशन करना है इसके अंदर. 0.5 इंटू 2.16, जिसको अगर करोगे मल्टीप्लाई तो तुमको मिल जाएगा 1.08 एज ए नंबर, और यूनिट लगा दूंगा वोल्ट. सो मेरे पास ई आ गया 1.08 वोल्ट. इतना सिंपल न्यूमेरिकल था. लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं. ऑब्टेन एन एक्सप्रेशन फॉर टॉर्क एक्टिंग ऑन अ रिजिड बॉडी रोटेटिंग विथ कांस्टेंट एंगुलर एक्सेलरेशन. अब इस केस में सबसे पहले स्टार्ट करेंगे अपन न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ रोटेशन से, राइट. जिसके अंदर एज पर लेट मी राइट दिस, एज पर न्यूटन्स सेकेंड लॉ ऑफ रोटेशन, राइट. व्हाट डज इट से? It says torque is equal to rate of change of what? Momentum. So this tau is equal to d by dt of this capital L, right. और यहाँ पे L क्या है? L is angular momentum, correct. Now अब we know for a rigid body rotating about a fixed axis, let's write here, for a rigid body rotating about a fixed axis, correct. so ये कितना हो जाएगा? L इक्वल टू आई ओमेगा आ जाएगा क्या? दिस L एंगुलर मोमेंटम इक्वल टू आई इंटू ओमेगा, करेक्ट. वेयर आई क्या है मेरे पास? आई इज माई मोमेंट ऑफ इनर्शिया, जिसको अपन MI बोल सकते, करेक्ट, फॉर कॉन्स्टेंट रिजिड बॉडी. एंड ओमेगा कितना आ जाएगा मेरे पास? ओमेगा इक्वल टू एंगुलर वेलोसिटी. दिस इज नथिंग बट व्हाट? एंगुलर वेलोसिटी. अब इसको मैं क्या करूँगा? एल की वैल्यू इक्वेशन 1 में रखूँगा. सो पुट इन इक्वेशन 1, करेक्ट. सो मेरे पास टाउ क्या आ जाएगा? टॉर्क इक्वल टू डी बाय डी टी ऑफ आई ओमेगा, जिसके अंदर मोमेंट ऑफ इनर्शिया कांस्टेंट रहेगा, राइट. सो since I is constant, let me write this, since I is constant, right. यहाँ पे I can write directly tau equal to I into d by dt of omega. और d by dt of omega कितना होता है? अल्फा होता है क्या, राइट. सो बट वी नो दिस अल्फा इक्वल टू d by dt of ओमेगा. अल्फा को क्या बोलते हैं अपन? एंगुलर एक्सेलरेशन बोल सकते, राइट. तो इसको अगर इक्वेशन में रखो तो देयरफॉर टाउ आ जाएगा मेरे पास आई इंटू अल्फा. दिस इज द एक्सप्रेशन, दैट्स इट. सो आई कैन राइट फाइनली द टॉर्क एक्टिंग ऑन अ रिजिड बॉडी रोटेटिंग विथ कांस्टेंट एंगुलर एक्सेलरेशन इज टाउ इक्वल टू आई अल्फा, जिसके अंदर टाउ इक्वल टू कितना आ जाएगा मेरे पास? टॉर्क आ जाएगा आई इक्वल टू मोमेंट ऑफ इनर्शिया. ये लिखना ज़रूरी है, लिख लो, बोर्ड एग्जाम में मार्क्स मिल जाते. मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द बॉडी, राइट, करेक्ट. और लास्ट में अल्फा क्या आएगा मेरे पास? एंगुलर एक्सेलरेशन.
ओके, सिंपल सा डेरिवेशन है, टाउ इक्वल टू अल्फा प्रो। इसको जूम आउट कर देता हूँ, इफ़ यू वांट यू कैन टेक ए स्क्रीनशॉट। ठीक है, ये दिस इज फॉर क्वेश्चन नंबर 15। नाउ लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 16 क्या है। इसके अंदर बस डिफाइन करना है कोहेसिव फोर्स, रेंज ऑफ मॉलिक्यूलर फोर्स, स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस। तो सिंपल है, कोहेसिव फोर्स किसको बोलते हैं? जस्ट राइट डाउन द डेफिनेशन। तीन डेफिनेशन है, each consisting of 1 marks, right? So the force of attraction between molecules of the same substance is called cohesive forces. इसको अपन force of cohesion भी बोल सकते, right? और इसके अंदर एग्जाम्पल लिख लो गया, force between two water molecules, करेक्ट। और एक और चीज़ है इसके अंदर कि फॉर कोहेसिव फोर्सेस भी नो कि स्ट्रॉन्गेस्ट किस में होता है? सॉलिड्स में ये स्ट्रॉन्गेस्ट होता है, और वीकेस्ट किस में होता है? गैसेस में ये वीकेस्ट होता है। नाउ लेट्स सी दिस सेकंड, रेंज ऑफ मॉलिक्यूलर फोर्स। व्हाट इज दिस? दिस इज नथिंग बट द मैक्सिमम डिस्टेंस फ्रॉम अ मॉलिक्यूल, राइट, अप टू विच द मॉलिक्यूलर फोर्स इज इफेक्टिव। मतलब एक मैक्सिमम कितने डिस्टेंस तक ये मॉलिक्यूलर फोर्स जो है वो काम करेगा या इफेक्टिव होगा, सो उसको अपन क्या बोलेंगे? रेंज ऑफ मॉलिक्यूल। जनरली इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस जो है दीज आर इफेक्टिव अप टू अ डिस्टेंस ऑफ 10 to the पावर -9, जिसको अपन नैनोमीटर भी बोल सकते हैं, राइट? मोस्टली इन सॉलिड्स एंड लिक्विड्स में, करेक्ट। और दे आर शॉर्ट रेंज फोर्सेस रहते हैं इस वजह से। नाउ लेट्स सी द लास्ट, स्पेयर ऑफ इन्फ्लुएंस। सो स्पेयर ऑफ इन्फ्लुएंस किसको बोलेंगे अपन? एन इमेजिनरी स्पेयर with a molecule at its center and radius equal to the molecular range is called the sphere of influence। मतलब क्या? मतलब कहाँ तक ये इफेक्टिव रहेगा उसको कंसिडर करते हुए वी ड्रॉ एन इमेजिनरी स्पेयर, राइट, जिसके बाहर ये फोर्स इफेक्टिव नहीं रहेगा, लेकिन उस स्पेयर के अंदर दीज फोर्सेस आर इफेक्टिव, ओके। और इसकी डेफिनेशन लिखने के साथ साथ यू नीड टू ड्रॉ द फिगर एज वेल। छोटी सी फिगर है, हो जाएगा, इट विल लाइक आंसर सही दिखेगा, थोड़ा सा सिस्टमेटिक दिखेगा, ओके। सो इफ यू वांट टू टेक स्क्रीनशॉट यू कैन टेक, और डेफिनेशंस कहाँ पे भी मिल जाएंगे,